नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पादपों में खनिज पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। खनिज पोषण हम सभी जानते हैं कि पादप अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए बाह्य वातावरण से अनेक तत्वों एवं पदार्थों का अवशोषण करते हैं और इन पदार्थों की पादपों की आपूर्ति को हम पोषण कहते हैं। पादप अकार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करते हैं और इन अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। इसलिए पादपों को हम स्वपोषी कहते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अतिरिक्त सभी तत्व मृदा में उपस्थित खनिजों से पौधों को प्राप्त होते हैं। इसलिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त सभी तत्व जो पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं, इनके पोषण को खनिज पोषण कहते हैं। अब तक लगभग 60 तत्वों की उपस्थिति पहचानी गई है पौधों के अंतर्गत। पौधों के अंतर्गत आवश्यक इन विभिन्न तत्वों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए पादप राख अथवा पादपों की भस्म का विश्लेषण करके इन खनिज तत्वों की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। भस्म का विश्लेषण करने पर दो प्रकार के तत्व प्राप्त होते हैं। उसमें से एक है आवश्यक तत्व। आवश्यक तत्वों के अंतर्गत कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि मृदा के अलावा अन्य स्रोतों से भी प्राप्त होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा आयरन ये सभी तत्व खनिज पोषण के अंतर्गत आते हैं, अर्थात मिट्टी से पौधों को प्राप्त होते हैं। आवश्यक तत्वों को अगर हम परिभाषित करें तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये वह तत्व है जो पादप की वृद्धि तथा जीवन चक्र को पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अलावा पौधों में कई अन्य खनिज तत्व भी मौजूद रहते हैं जो कि पौधे के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, इन्हें हम अनावश्यक तत्व कहते हैं। आवश्यक तत्वों की श्रेणी के अंतर्गत वर्णित विभिन्न तत्वों को छोड़ करके अन्य सभी तत्व जो कि पौधे के अंदर मौजूद रहते हैं खनिज तत्वों के रूप में, वे सभी है जो अनावश्यक तत्वों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अर्थात इन तत्वों का पौधे की वृद्धि और उनके सामान्य जीवन चक्र पूरा करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब है खनिज पोषक तत्व। खनिज पोषक तत्वों को उनकी आवश्यकता के आधार पर, उनकी आवश्यक मात्रा की प्रतिशतता के आधार पर खनिज पोषक तत्वों को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है मुख्य तत्व, जिसके अंतर्गत कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम तथा सल्फर इत्यादि आते हैं। वहीं दूसरे हैं सूक्ष्म तत्व, जिनकी पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत आयरन, क्लोरीन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम तथा निकल आदि इस सूक्ष्म तत्वों की श्रेणी के अंतर्गत शामिल है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रिएंट्स की जब बात करते थे खनिज पोषक तत्वों की, जिसके अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो है जिनका उपयोगिता पौधों के अंतर्गत 0.1% से अधिक जिनका यूज होता है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वह है जो खनिज तत्व पौधों के अंतर्गत 0.1% से कम मात्रा में उपस्थित रहते हैं, अर्थात उनकी 0.1% से कम मात्रा में आवश्यकता होती है। पौधों में इन खनिज तत्वों के क्या क्या कार्य हैं, इन कार्यों के बारे में हम जो अब विस्तार से अध्ययन करते हैं। पौधों में खनिज तत्वों के सामान्य कार्यों के अंतर्गत सबसे पहला है पादप शरीर के घटक।
पादप शरीर के घटक की हम बात करते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन कोशिका भित्ति तथा प्रोटोप्लाज्म के प्रमुख घटक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, लिग्निन तथा सेल्यूलोज इन्हीं से निर्मित होता है। इसके अलावा ये अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस व नाइट्रोजन के साथ अमीनो अम्ल व न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करते हैं। कैल्शियम कोशिका भित्तियों के मध्य उपस्थित मध्य पटलिका तथा मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य घटक होता है। परासरणिक दाब की जब बात करते हैं तो कोशिका रस का परासरणिक दाब मुख्यतः खनिज लवणों व कार्बनिक अम्लों की सांद्रता के कारण होता है। परासरणिक दाब के फलस्वरूप कोशिकाएं जल अवशोषित कर स्फीति धारण करती है, जिसके फलस्वरूप वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन वाहक कुछ तत्व इलेक्ट्रॉन दाता व इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण व अपचन का कार्य करते हैं। उदाहरण के रूप में बात करें तो आयरन, कॉपर आदि। पारगम्यता कोशिका झिल्ली की पारगम्यता माध्यम में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों द्वारा प्रभावित होती है। सामान्यतः कैल्शियम कोशिका कला की पारगम्यता बनाए रखने में सहायक होते हैं। उत्प्रेरक कुछ एंजाइम्स की सक्रियता में कुछ विशिष्ट तत्वों का विशेष योगदान होता है। ये तत्व कोफैक्टर अथवा सक्रिय के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं तो कॉपर, मैंगनीज, जिंक और मोलिब्डेनम तथा आयरन आदि है जो कई एंजाइमों में कोफैक्टर के रूप में कार्य करते हैं। विषकारी प्रभाव कुछ खनिज तत्व सामान्य से अधिक सांद्रता में उपस्थित होने पर पादपों पर टॉक्सिक इफेक्ट डालते हैं, जिसके अंतर्गत एल्यूमिनियम, कॉपर, मरकरी, आर्सेनिक आदि शामिल है। नियंत्रणकारी प्रभाव कुछ अन्य तत्व पौधों में पाए जाते हैं जो विषकारी तत्वों के प्रभाव को कम करने का कार्य करते हैं। इन्हें हम बैलेंसिंग इफेक्ट या बैलेंसिंग एलिमेंट्स कहते हैं। मुख्य नियंत्रणकारी तत्व है कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं पोटेशियम। अर्थात ये तत्व क्या करते हैं, जो विषकारी प्रभाव वाले तत्व है जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, मरकरी इन आदि के है जो टॉक्सिक इफेक्ट को कम करते हैं, इसलिए इन्हें नियंत्रणकारी तत्व कहते हैं। पीएच पर प्रभाव खनिज तत्व कोशिका रस के हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता पर भी प्रभाव डालते हैं। पीएच पर प्रभाव तत्वों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब है खनिज पोषक तत्वों की कार्य की एवं न्यूनता के लक्षण, यानी जो खनिज पोषक तत्व है इनका पादप कोशिका की कार्यकी में क्या रोल है एवं इनकी डेफिशिएंसी अर्थात न्यूनता में पौधों के अंतर्गत कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों ही है जो मुख्य तत्व है जो कि जिसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत जल है तथा वायुमंडलीय गैस है। पादप जल का अवशोषण मृदा से करते हैं, जो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के स्रोत के अलावा विभिन्न जैव क्रियाओं में माध्यम का कार्य करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का प्रमुख स्रोत है। कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के प्रमुख घटक है, जिनसे कोशिका भित्ति तथा जीवद्रव्यों का निर्माण होता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो मुख्य स्रोत है वो नाइट्रोजन को पादप मृदा से नाइट्रेट, नाइट्राइट अथवा अमोनियम आयनों के रूप में प्राप्त करते हैं। मृदा में नाइट्रोजन खनिज तत्वों के रूप में नहीं पाया जाता है, अपितु जीवाणुओं अथवा नीलहरित शैवाल द्वारा नाइट्रोजन यौगिकीकरण या रासायनिक खाद आदि के रूप में प्राप्त होती है। अब हम नाइट्रोजन के अगर कार्य की बात करते हैं तो यह अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन का मुख्य घटक है। नाइट्रोजन प्यूरिन तथा पिरिमिडिन नाइट्रोजन क्षारों का प्रमुख घटक होती है, जो न्यूक्लिक अम्लों, आरएनए और डीएनए में पाए जाते हैं। इसके अलावा यह क्लोरोफिल अणु के पोरफायरिन का मुख्य भाग बनाती है। नाइट्रोजन विभिन्न प्रकार के सह एंजाइम में भी उपस्थित होती है। नाइट्रोजन की अधिकता में पत्तियां गहरे हरे रंग की होती है तथा पादप की कायिक वृद्धि अधिक होती है, जिसके फलस्वरूप पुष्पन देरी से होता है, बीज व फल कम उत्पन्न होते हैं। और नाइट्रोजन की न्यूनता की बात करते हैं, डेफिशिएंसी की, तो नाइट्रोजन की कमी से क्लोरोफिल की मात्रा कम होने लगती है, जिसके फलस्वरूप पत्तियां पीली पड़ने लगती है, जिसे हम आहारी विहीनता कहते हैं।
नाइट्रोजन की कमी से क्लोरोफिल की मात्रा कम होने पर एंथोसायनिन की तेजी से वृद्धि होती है। एंथोसायनिन के कारण पत्तियों की मध्य सिरा या टहनियों पर लाल नारंगी धब्बे प्रकट हो जाते हैं। पार्श्व कलिकाओं की प्रसुप्तता बढ़ जाती है, जिससे पर्णवृद्धि कम होती है तथा पादप की शाखाएं कम विकसित होती है तथा पादप पतला, कमजोर था स्टंटेड रह जाता है। पादप वृद्धि कम होने के कारण पुष्पन कम होता है, जिसके फलस्वरूप उपज में भी कमी आती है। नाइट्रोजन की न्यूनता में छोटे तथा कम जीवनक्षम बीजों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। इसका जो स्रोत है वो है पादप है जो फॉस्फोरस को मृदा से घुलनशील अकार्बनिक फॉस्फेट आयनों के रूप में ग्रहण करते हैं। और फॉस्फेट का जब हम कार्य की बात करते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल, फॉस्फोलिपिड, शर्करा फॉस्फेट न्यूक्लियोप्रोटीन का मुख्य घटक है। इसके अलावा ये कोएंजाइम जैसे एनडीए, एनएडीपी तथा एटीपी का मुख्य घटक है। इसकी जब न्यूनता की हम बात करते हैं तो फास्फोरस न्यूनता के कारण मूल और परोसिस की वृद्धि रुक जाती है, जिसके फलस्वरूप पादप है जो स्तंभित रह जाते हैं। एंथोसायनिन निर्माणक प्रकट हो जाते हैं तब पत्तियां परिपक्व होने से पूर्व ही झड़कर गिरने लगती है। पत्तियां हरिमिनता दर्शाती है जो पहले पुरानी पत्तियों में प्रकट होती है और हरिमिनता धब्बों के रूप में दिखाई देती है। अत्यधिक न्यूनता में पत्तियों तथा फलों में उत्तक्षय क्षेत्र प्रकट हो जाते हैं। पार्श्व कलिकाओं की डोर्मेंसी बढ़ जाती है, जिससे कम शाखाओं का निर्माण होता है। कैम्बियम की सक्रियता कम हो जाती है तथा संवर ऊतकों का विकास अर्थात निर्माण कम हो जाता है। प्रोटीन संश्लेषण की दर भी कम हो जाती है। पोटेशियम। पोटेशियम का जो स्रोत है वो मृदा से पोटेशियम आयनों के रूप में पौधे हैं जो पोटेशियम को अवशोषित करते हैं। पोटेशियम मृदा में पोटास, फेल्सपार, माइका तथा ग्लाइकोनाइट के रूप में पाया जाता है, जो धीरे धीरे घुलनशील अवस्था में परिवर्तित होता रहता है। कार्य की बात करें तो पोटेशियम पौधों में संरचनात्मक कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में भाग नहीं लेता है। ये कोशिका रस तथा साइटोप्लाज्म में घुलनशील अवस्था में रहता था। इसका परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से हो जाता है। मूल शीर्ष, पर्व शीर्ष, कलिकाओं आदि में ये प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है, परंतु बीजों में इसका अभाव होता है। न्यूनता की बात करें तो पोटेशियम के अभाव में सर्वप्रथम परिपक्व पत्तियों में इसके लक्षण डेफिशिएंसी के प्रकट होते हैं। पत्तियों के शीर्ष तथा किनारों पर उत्तक्षय क्षेत्र विकसित हो जाते हैं। पत्तियों के शिराओं के मध्य भाग में हरिमीनता दिखाई नहीं देती है तो पत्तियां कुरूपी तथा वलित हो जाती है। शीर्ष विभजित की हर्षित सक्रियता के कारण पादप स्तंभित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पादप पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि के कारण झाड़ीनुमा दिखाई देता है। पोटेशियम की कमी में अन्य आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है जो विषैला प्रभाव डालते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में बाधा उत्पन्न होने के कारण पादप कोशिकाओं में शर्करा तथा नाइट्रोजन यौगिकों की सांद्रता बढ़ जाती है। रोग प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाती है। सल्फर। सल्फर का जो स्रोत है वह मृदा में सल्फर तत्वों, सल्फेट आयन तथा आयरन के सल्फाइड्स के रूप में उपस्थित होता है। पादप मुख्यतः सल्फेट आयनों के रूप में इसका अवशोषण करते हैं। इसके अलावा पादप वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में भी है जो सल्फर का पत्तियों द्वारा अवशोषण करते हैं। कार्य की हम बात करते हैं तो ये है सिस्टीन, सिस्टाइन तथा मिथ्योनिन आदि अमीनो अम्लों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। इसके अतिरिक्त ये बायोटिन, थायमिन तथा ग्लूटाथियन जैसे विटामिन एवं कोएंजाइम का प्रमुख घटक होती है। न्यूनता की जब हम बात करते हैं सल्फर की तो पत्तियां हरी न्यूनता दर्शाती है, परंतु नाइट्रोजन और फॉस्फोरस न्यूनता के विपरीत ये लक्षण पहले तरुण पत्तियों में तो बाद में परिपक्व पत्तियों में प्रकट होते हैं। सल्फर युक्त अमीनो अम्लों की कमी के कारण प्रोटीन की कमी तथा कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण बढ़ जाता है। कार्बोहाइड्रेट संग्रहण से कोशिका भित्तियां स्थूलित हो जाती है, जिससे तना दृढ़ और सख्त हो जाता है। फल देरी से तथा कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं। शीर्ष वृद्धि रुक जाती है तथा पार्श्व कलिकाएं जल्दी परिपक्व होने लगती है। कैल्शियम। कैल्शियम का जो स्रोत है वो है मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट तथा डोलामाइट के रूप में उपस्थित स्रोतों से होती है। पादप इसे कैल्शियम आयनों के रूप में मृदा से अवशोषित करते हैं। कार्य की बात करते हैं कैल्शियम मध्य पटलिका का मुख्य घटक होता है, जिसमें यह कैल्शियम पैक्टाइड के रूप में होता है। कैल्शियम शिखाग्र विभाजित की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है तथा कोशिका विभाजन व विवर्धन क्रियाओं को प्रभावित करता है। न्यूनता की जब हम बात करते हैं कैल्शियम की तो पौधों में कैल्शियम का संचालन सरलता से नहीं होता है, इसलिए
इसकी मात्रा पुराने भागों की तुलना में तरुण भागों में कम होती है, इसलिए इसकी न्यूनता का प्रभाव शीर्षस्थ की उपज पर पड़ता है। पादप वृद्धि रुक जाती है, तरुण पत्तियों के किनारे मुड़ने लगते हैं, इनकी आकृति विकृत हो जाती है। तरुण पत्तियों में हरी मीनता किनारों से प्रारंभ होती है, धीरे धीरे उत्तक क्षेत्र विकसित हो जाते हैं। पुष्प फलों के वृंत सूखने लगते हैं तथा परिपक्व होने से पूर्व ही झड़कर गिर जाते हैं। कोशिका भित्तियों का लचीलापन समाप्त हो जाता है तथा इसका कोशिका विवर्धन पर भी प्रभाव पड़ता है। मैग्नीशियम मैग्नीशियम मुख्यतः कार्बोनेट तथा डोलामाइट के रूप में मृदा में उपस्थित होता है। इसमें आसानी से निक्षलन की क्षमता होती है, इसके कारण रेतीली मृदा में इसकी कमी होती है। इसका पादप द्वारा अवशोषण मैग्नीशियम आयनों के रूप में किया जाता है। कार्य की हम बात करते हैं तो ये क्लोरोफिल अणु का मुख्य घटक है। क्लोरोफिल के प्रत्येक अणु में इसका एक परमाणु उपस्थित होता है। मैग्नीशियम कैरोटीनॉइड्स के संश्लेषण के लिए भी आवश्यक होता है। फॉस्फेट स्थानांतरण में मैग्नीशियम सहायक आवश्यक होता है। मैग्नीशियम राइबोसोम्स की दोनों उप इकाइयों को बांधे रखने में भी सहायक होता है। मैग्नीशियम की अधिक सांद्रता में दो राइबोसोम भी आपस में जुड़ जाते हैं, जिन्हें डायमर कहते हैं। न्यूनता की बात करते हैं तो चूंकि मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य घटक है, तो इसकी न्यूनता से क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाती है, पत्तियों में हरी मीनता प्रकट हो जाती है। एंथोसायनिन के प्रकट होने के कारण क्लोरोटिक भागों में पीले, लाल या बैंगनी रंग के धब्बे प्रकट हो जाते हैं तथा अंततः उत्तक क्षेत्र विकसित होने लगते हैं। कई बार समय से पूर्व ही पत्तियां धरने लगती है। पादप की कायिक जनन वृद्धि भी कम होती है तथा प्रोलेम व मज्जा अल्प विकसित होते हैं। आयरन स्रोत आयरन मृदा में बहुतायत से उपस्थित होता है। पौधों द्वारा इसका अवशोषण फेरस तथा फेरिक आयनों के रूप में किया जाता है। उपापचय क्रिया में फेरस क्रियाशील होता है, अतः कोशिकाओं में फेरिक अपचयन द्वारा फेरस में परिवर्तित हो जाता है। कार्य की बात करें तो आयरन क्लोरोफिल का घटक नहीं है, परंतु इसके संश्लेषण में उत्प्रेरक का कार्य करता है। आयरन साइटोक्रोम, फेरिडोक्सिन, नाइट्रोजनेज, पेरोक्सीडेज तथा हेमेटिन आदि का मुख्य घटक है। कोशिका में आयरन ठोस अवस्था में प्रोटीन कवच में परिबद्ध कणों फेरिटिन के रूप में क्लोरोप्लास्ट में संग्रहित होता है। ये आसानी से स्थानांतरित नहीं हो पाता है, इसलिए इसकी न्यूनता के लक्षण पहले तरुण पत्तियों में प्रकट होते हैं। आयरन की न्यूनता में तरुण पत्तियों में हरी मीनता प्रकट हो जाती है, परंतु शिराएं सामान्यतः हरी रहती है। प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मैग्नीज यह मृदा में सामान्यतः मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। पादप इसे मैग्नस आयनों के रूप में अवशोषित करते हैं। कार्य की बात करते हैं, मैग्नीज मुख्य रूप से श्वसन तथा नाइट्रोजन उपापचय प्रक्रिया में प्रयुक्त एंजाइम्स के सक्रिय रूप में कार्य करता है। श्वसन में मैलिक डिहाइड्रोजनेज तथा ऑक्जेलोसिनिक डीकार्बोक्सिलेज, जबकि नाइट्रोजन उपापचय में नाइट्राइट रिडक्टेज तथा हाइड्रोक्सिल एमाइन रिडक्टेज एंजाइमों के सक्रिय का कार्य करता है। न्यूनता की बात करते हैं तो पत्तियों में हरी मीनता प्रकट हो जाती है। अधिक न्यूनता की दशा में पत्तियों पर भूरे धब्बे प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट नष्ट हो जाते हैं। उत्तक क्षेत्र भी प्रकट हो सकते हैं। पत्तियां परिपक्वता से पूर्व ही झड़ जाती है। पादप की वृद्धि रुक जाती है तथा पुष्प सामान्यतः बंधे होते हैं। जिंक मृदा में बहुतायत से उपस्थित होता है, परंतु पादप को अत्यधिक अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। इसकी अधिक सांद्रता विषाक्त होती है। पादप इसे जिंक आयनों के रूप में अवशोषित करते हैं। कार्य की बात करते हैं, जिंक अनेक एंजाइम्स का घटक है, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज तथा फॉस्फेटेज आदि। न्यूनता के अगर लक्षण देखते हैं तो परिपक्व पत्तियों में अंतरशिरीय क्लोरोसिस उत्पन्न हो जाता है, जो उपांत व शीर्ष से प्रारंभ होता है। इसके पश्चात उत्तक क्षेत्र प्रकट हो जाते हैं। पत्तियां विकृत हो जाती है तथा छोटे माप की रहती है। शीर्षस्थ कलिका मृत हो जाती है तथा छोटी छोटी शाखाओं पर पत्तियां रोजेट में विकसित होती है। इसे लघु पत्र रोग कहते हैं। अत्यधिक न्यूनता में तरुण पत्तियां सफेद हो जाती है, जिसे श्वेत कलिका रोग कहते हैं। फलों व पुष्पों की संख्या में भारी कमी होती है। बोरॉन मृदा में बोरोसिलिकेट के रूप में पाया जाता है। पादप द्वारा इसका अवशोषण घुलनशील बोरेट आयनों के रूप में होता है। विभिन्न पौधों में इसकी आवश्यकता 1 ppm से 15 ppm तक की होती है। कार्य की बात करते हैं, बोरोन के कार्य अन्य पोषक तत्वों से भिन्न प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये किसी भी एंजाइम तंत्र से संबंधित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त ये एनायन के रूप में अवशोषित होता है, जबकि अन्य धातु पोषकों का अवशोषण केटाइनों के रूप में होता है। बोरोन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य पादपों में कार्बोहाइड्रेट स्थानांतरण का है। न्यूनता की दशा में हम देखते हैं कि बोरोन की न्यूनता में पत्तियां मोटी तथा गहरे हरे रंग की व
मोटेल्ड हो जाती है। अधिक उपापचयी क्रिया वाले उत्तक पर्णों शीर्ष तथा मूल शीर्ष मृत हो जाते हैं, जिससे पुष्पों की संख्या कम हो जाती है। मृदु उत्तक बोरोन न्यूनता में भंगुर हो जाते हैं, जबकि बोरोन की अधिकता में वे असामान्य रूप से लचीले हो जाते हैं। बोरोन न्यूनता के फलस्वरूप विभिन्न उत्तकों के भंगुर होकर विघटित होने के कारण विभिन्न पौधों में निम्न रोग उत्पन्न होते, जैसे देखते हैं गोभी के फूल का भूरापन, शलजम का वाटर कोर, चुकंदर का हर्ट रोड और सेब का आंतरिक कोर्क आदि रोग। मोलिब्डेनम मृदा विलयन में एक संयोजी तथा द्विसंयोजी आयनों के रूप में उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त यह मोलिब्डेनम सल्फाइड के रूप में भी पाया जाता है। फॉस्फेट की उपस्थिति में इसका अवशोषण सबसे अधिक तथा सल्फेट की उपस्थिति में कम होता है। कार्य की बात करते हैं तो मोलिब्डेनम का महत्वपूर्ण कार्य है नाइट्रोजन उपापचय से संबंधित है। यह नाइट्रोजनेज तथा नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम्स का मुख्य घटक है। इसके अलावा यह कुछ ऑक्सीडेज रिडक्टेज तथा डिहाइड्रोजनेज एंजाइमों का घटक अथवा सक्रिय के रूप में भी उपस्थित होता है। न्यूनता की बात करें तो पत्तियों में मोटलिंग तथा हरिमीनता मोलिब्डेनम न्यूनता के प्रमुख लक्षण है। हरिमीनता परिपक्व पत्तियों में पहले प्रकट होती है, परंतु कुछ उदाहरणों में पहले तरुण पत्तियों में प्रकट होती है। पुष्प परिपक्व होने से पूर्व ही गिर जाते हैं, अर्थात फलों का निर्माण नहीं होता है। लेग्यूम पौधों में नोड्यूल्स के होते हुए भी नाइट्रोजन की न्यूनता आ जाती है, क्योंकि मोलिब्डेनम की कमी से नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं हो पाता था। अत्यधिक नाइट्रोजन न्यूनता के कारण पौधे मृत हो सकते हैं। मोलिब्डेनम की न्यूनता के कारण नींबू में येलो स्पॉट डिजीज तथा गोभी में विपटेल डिजीज उत्पन्न होती है। कॉपर सामान्यतः सभी प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक जटिल पदार्थों के रूप में उपस्थित होता है। पादप द्वारा कॉपर का अवशोषण क्यूप्रिक तथा क्यूप्रस आयनों के रूप में किया जाता है। इसकी अधिक सांद्रता टॉक्सिक होती है। कार्य की हम बात करते हैं तो कॉपर अनेक एंजाइमों के सक्रिय का कार्य करता है, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज, साइट्रोक्रोम ऑक्सीडेज, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, प्लास्टोसाइनिन तथा राइबोलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज आदि। न्यूनता की बात करते हैं पत्तियों में पहले गहरा हरा रंग प्रकट होता था, इसके पश्चात हरिमीनता, टेढ़ापन तथा उत्तक क्षेत्र प्रकट होते हैं। पादप वृद्धि रुक जाती था। सिट्रस में पादप शीर्ष से आधार की ओर सूखने लगता है, जिसे शीशारंभी रोग तथा डाई बैक डिजीज कहते हैं। धान्य तथा लेग्यूम पादपों में पुनः ग्रहण रोग होता है। इस रोग में पत्ती के शीर्ष हरिमीनता प्रदर्शित करते हैं, जो धीरे धीरे उत्तक से होकर तथा मृत होकर झड़ जाती है। कॉपर की न्यूनता में आलू के कंद काले पड़ जाते हैं। क्लोरीन मृदा में ये विभिन्न क्लोराइड्स के रूप में उपस्थित होता है तथा पादप क्लोराइड आयनों के रूप में इसका अवशोषण करते हैं। कार्य की बात करते हैं ये पौधों में भी क्लोराइड तथा अथवा मुक्त एनायनों के रूप में है जो आपके क्लोरीन पाया जाता है। क्लोरीन कोशिका की अम्लता बढ़ाकर एंजाइम सक्रियता को तेज करने का कार्य करती है। न्यूनता की बात करते हैं पत्तियों में हरिमीनता तथा उत्तक क्षेत्र प्रकट हो जाते हैं तथा अंततः कांसे के रंग की हो जाती है। पादप अल्टीमेटली विल्टिंग प्रदर्शित करता है। फलों का निर्माण अत्यधिक कम मात्रा में होता है। जड़ों की वृद्धि रुक जाती है तथा इनमें सूजन आ जाती है। अन्य क्रियाशील तत्वों की हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत एल्यूमिनियम अधिकतर पादपों में यह अत्यंत सूक्ष्म मात्रा पाया जाता है। कुछ पादपों जैसे सूर्यमुखी, मटर, मक्का तथा घासों में इसकी सक्रियता देखी गई है। कोबाल्ट ये नीलहरी शैवालों तथा लेग्यूमिनेसी पादपों के नोडुल्स में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक होता है। ये विटामिन B12 का घटक है जो एक कोएंजाइम है तथा न्यूक्लिक अम्ल संश्लेषण से संबंधित है। सोडियम कुछ एलोफाइट्स पादपों उदाहरणार्थ एक्ट्रीप्लेक्स वेसिकेरिया में यह आवश्यक तत्व के रूप में कार्य करता है। यह इस पादप में ग्लाइकोलाइसिस में आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त माना जाता है कि सोडियम का न्यूक्लियोप्रोटीन संश्लेषण में नियंत्रण होता है। सिलिका ग्रेमिनी साइप्रिस तथा इक्विसिटम पादपों में बहुत ऐसे पाया जाता है। मृदा में सिलिका आपूर्ति करने पर चावल तथा मक्का में अच्छी वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि पौधों में यह कीट रोग तथा मिल्ड्यू डिजीज के प्रति प्रतिरोधी क्षमता विकसित करता है, क्योंकि यह बाह्य त्वचा में जमा हो जाता है, कवकों के संक्रमण को रोकता है। सिलेनियम शुष्क क्षेत्रों की क्षारीय मृदा में बहुत ऐसे पाया जाता है। एस्ट्रागेलस
मोरिंडा रेटिकुलेटा, लेसाइथिस ओलेरिया तथा नेप्टूनिया आदि पादप इसे काफ़ी अधिक मात्रा में अवशोषित करते हैं। ये सल्फर के स्थान पर सिस्टीन तथा मिथ्योनिन अमीनो अम्लों के संघटक का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त पौधों में फास्फोरस की विशालता के प्रभाव को या टॉक्सिक इफेक्ट को कम करता है। अब है विषाक्त तत्व। विषाक्त तत्वों की बात करते हैं तो उसके हम देखते हैं कि सिल्वर, लेड, मरकरी, टंगस्टन, जीरेनियम, एल्यूमिनियम, ये सभी तत्व है जो विषाक्त तत्वों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। थैंक्स।